हाय गाइस, ये वीडियो थोड़ी लेट आई है बट मैं पहले सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो के सेकंड हाफ में एक दो सीन आगे पीछे हो गए हैं तो एडजस्ट कर लेना बस। और बाकी के वीडियोस भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, बस थोड़ा बहुत वेट कर लेना। और किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट या कोई और एनिमे, मंगा या नॉवल की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स। व्हाइट शार्क हैमिल्टन ने टेलीग्राम भेजने और डेस्क साफ करने के बाद गहरी सांस ली। अब उसके पास आखिरकार इतना वक्त था कि वह सोच सके कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल आया, बाहर जो मेरे गार्ड खड़े थे उनका क्या हाल है। वह धीरे धीरे उठा, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए दरवाजे की तरफ चला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि उसके कई आदमी बाहर खड़े थे। कोई लड़खड़ा रहा था, कोई एक दूसरे को घटिया जोक्स सुना रहा था। यह देखकर हैमिल्टन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से दरवाज़ा पटका। थाम! आवाज़ सुनते ही सारे बाउंसर चौकन्ने हो गए। बा बॉस, वे हकलाने लगे। हैमिल्टन ने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में पूछा, तुम लोगों ने किसी को मेरे कमरे में जाते हुए देखा था? एक बाउंसर ने झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ बॉस, लाडेरो आया था। उसने कहा कि नीचे कुछ सिचुएशन हो गई है। आपने ही तो उसे अंदर बुलाया था। यह सुनकर हैमिल्टन के चेहरे पर शक उतर आया। बॉस, अंदर से कुछ चोरी हुआ क्या? हैमिल्टन ने शांत चेहरे से नहीं में सिर हिलाया और कहा, कहीं मत जाना, यहीं रहो। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब कमरे में एक अजीब खामोशी थी। लंबा चौड़ा हैमिल्टन माथे पर शिकन लिए इधर उधर टहलने लगा। वह बुदबुदाया, लाडेरो, क्या वो आदमी किसी और का चेहरा ले सकता है? हैमिल्टन पायरेट्स की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था। वह जानता था कि समुद्र में कई रहस्यमयी अफवाहें तैरती रहती हैं। उसके दिमाग में एक नाम उभरा, एडमिरल क्लांगोस, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी का भी रूप धारण कर सकता है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, ज़रूरी नहीं कि यह कोई मिस्टिकल ताकत हो सकता है कि यह कोई इल्यूजन हो या फिर मानसिक नियंत्रण की कला। फिर उसने एक और बात सोची, वो आदमी बाहर से जितना जेंटल और शांत था, अंदर से उतना ही खतरनाक और पागल लग रहा था। उसकी ताकत भी असामान्य थी। अगर वह सच में इतना ताकतवर था, तो बाहर के गार्ड्स को या तो बेहोश कर देता या मार देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह धीरे से मुस्कुराया, मतलब वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। उसने सारी बातें जोड़ते हुए कहा, वह असल में कोई अनुभवी बियॉन्डर नहीं है। उसकी ताकत किसी मिस्टिकल आइटम की वजह से है। वह खुद पर भरोसा नहीं करता, इसलिए पागलपन का नाटक करता है ताकि अपने आइटम की डरावनी शक्ति से मेल खा सके और मुझसे जानकारी निकलवा सके। जितना हैमिल्टन सोचता गया, उतना ही उसे यकीन होता गया कि यही सच है। वह मेरे कमरे में घुसने के लिए मुझे बॉस कहने तक तैयार था। इसका मतलब वह पूरी तरह उस आइटम पर निर्भर है। हैमिल्टन ने झट से रेडियो ट्रांसमीटर उठाया और एक छोटा टेलीग्राम तैयार किया। यह कोई हंटर नहीं है, बस एक नौसिखिया लड़का है। लाल बाल, नीली आंखें, पागल नहीं बस डरपोक है। उसके पास कोई मिस्टिकल आइटम है जिससे वह अपना चेहरा बदल सकता है या इल्यूजन पैदा कर सकता है। वह अनुभवी नहीं है, बस उस आइटम की ताकत से खुद को पावरफुल दिखाता है। टेलीग्राम भेजने के बाद हैमिल्टन कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। ऐसे नौसिखिए लोग समंदर में ज्यादा दिन नहीं टिकते, उसने सोचा। बहुत सारी भूखी शार्क्स खुद उनका इंतजार करती हैं। रात का आसमान शांत था। क्लेन, या कहो गैरमन स्पैरो, अब बार से निकल चुका था। उसने लंबा रास्ता लिया। पहले तेज चला, फिर धीमा हो गया। जब उसे यकीन हुआ कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तो उसने धीरे धीरे अपना चेहरा वापस गैरमन में बदल लिया। उसने गोल्डन चश्मा पहना और हवा में झांक कर हल्के से मुस्कुराया। उम्मीद है व्हाइट शार्क इतना बेवकूफ नहीं होगा कि मेरी छोड़ी गई गलतियां ना पकड़ पाए। आज रात उसका किरदार एक अनुभवहीन लेकिन महत्वाकांक्षी एडवेंचरर का था। उसका असली प्लान साफ था। अगर व्हाइट शार्क से उसे सही जानकारी मिल गई, तो वह सीधे एडमिरल ऑफ ब्लड के नेटवर्क तक पहुंच सकता था। और अगर नहीं, तो वह अपनी नकली पहचान को एक चारा, बेट की तरह इस्तेमाल करेगा, ताकि बड़े शिकार खुद उसके पास आएं। जब उसे पता चला कि व्हाइट शार्क एडमिरल ऑफ ब्लड के इंटेलिजेंस ऑफिसर कोल्ड क्वीन से जुड़ा है, तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। परफेक्ट! अब उसके पास कोऑर्डिनेट्स और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दोनों थे, जिससे वह उनकी गतिविधियों को दूर से ट्रैक कर सकता था। बस एक समस्या थी, वह उनके रेडियो सिग्नल मॉनिटर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास वह उपकरण नहीं था। समंदर के बीचों बीच ऐसा सामान खरीदना नामुमकिन था। क्लेन ने सोचा, शायद मैं बैकलैंड में जज या मिस मैजिशियन से कहूँ कि वह मेरे लिए खरीद दें, और फिर उसे सैक्रिफिशियल रिचुअल से मंगवा लूँ। यही तो फ़ायदा है टैरो क्लब का। वह हल्का हंसा और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। जब उसने दूर चमकती शिप की लाइटें देखीं, तो कदम तेज कर लिए। क्लेन जब शिप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरी गली से डोना की फैमिली और क्लीव्स भी वापस लौट रहे थे।
क्लीव्स ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया और धीरे से पूछा, सुना है फ्लाइंग फिश एंड वाइन बार में कुछ हुआ था। क्लेन हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस 2 धोखेबाजों को सबक सिखाया था। क्लीव्स ने उसकी आंखों में देखा। अब उसे एहसास हो रहा था कि यह आदमी जितना सभ्य और शांत दिखता है, उतना ही भीतर से खतरनाक और रहस्यमय है। तभी डोना के पिता उर्दी ब्रांच ने पूछा, मिस्टर क्लीव्स, यह कौन है? क्लीव्स ने सहजता से जवाब दिया, मेरे सहयोगी गेरमन स्पेरो। क्लेन ने एक विनम्र मुस्कान दी और हाथ आगे बढ़ाया, आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर कभी जरूरत पड़े और क्लीव्स या बाकी लोग ना मिलें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उर्दी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, उम्मीद है आप भी उनकी तरह मजबूत और प्रोफेशनल होंगे। जैसे ही क्लेन ने हाथ हटाया, उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन सक्रिय हो गई। उसे तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। उर्दी के नौकरों के हाथों में रखे गिफ्ट बॉक्स से एक अलगसी ऊर्जा निकल रही थी। उसने चुपचाप अपनी स्पिरिट विजन एक्टिव की और देखा कि अंदर रखे क्योर किए हुए मीट के टुकड़ों पर लाल, सफेद और काले रंग की हल्की झिलमिलाहट थी। वो कोई साधारण मीट नहीं था, उसमें स्पिरिट वर्ल्ड का ओरा था। दिलचस्प, क्लेन ने मन ही मन कहा। उर्दी ने हंसते हुए बताया, ये डामिर हार्बर की खास डिश है। आइलैंड के सेंटर में एक बुझा हुआ ज्वालामुखी है, जिसके आसपास की गुफाओं में प्राकृतिक गर्म हवा चलती रहती है। वहीं मीट को क्योर करने से उसमें एक अनोखा फ्लेवर आता है। क्लेन ने शांत भाव से सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि यह मीट सामान्य नहीं है। स्पिरिट वर्ल्ड और वास्तविक दुनिया कभी कभी कुछ जगहों पर एक दूसरे को छूते हैं, जहां मृत आत्माएं या स्पिरिट्स अस्थायी रूप से प्रभाव डाल सकती हैं। डामिर हार्बर की गुफाएं भी शायद वैसी ही जगह हैं। तभी छोटा बच्चा डेंटन आसमान की ओर इशारा करके बोला, देखो, चांद कितना लाल है। डोना ने भी उसकी बात में सिर हिलाया, हाँ, बहुत ज्यादा लाल। क्लेन ने ऊपर देखा। उसकी नजर में तो चांद सामान्य था। फिर उसे याद आया, बच्चों के शरीर और आत्मा दोनों ज्यादा शुद्ध होते हैं, और अगर उन्होंने वह स्पिरिट ओरा वाला मीट खाया है तो उन्हें अस्थायी स्पिरिट विजन मिल गया होगा। वह मुस्कुराया, तो यही है इस जगह की रहस्यमयी खूबी। कुछ देर बाद सब लोग शिप पर लौट आए। क्लेन ने उन्हें गुड बाय कहा और अपने केबिन की ओर बढ़ गया। वह अभी बैठा ही था कि अचानक हवा में एक ठंडी लहर उठी। लाइट्स धीमी पड़ गईं और उसके सामने एक विशाल कंकाल जैसी आकृति प्रकट हुई। वह स्केलेटन मैसेंजर था। बिना कुछ कहे उसने एक लेटर हवा में गिराया। क्लेन ने उसे झट से पकड़ लिया। अगले ही पल वो स्केलेटन बिखर गया, जैसे उसकी हड्डियां धूल में बदलकर हवा में घुल गई हों। लेकिन डेक के ऊपर 2 बच्चे, डोना और डेंटन, वह दृश्य देख चुके थे। उनकी आंखें चौड़ी थीं और वे डर के मारे चीखने ही वाले थे। क्लेन ने तुरंत उंगली अपने होठों पर रखी। श्श! दोनों बच्चे जड़ खड़े रहे। डोना समझदार थी, उसने जल्दी से अपने भाई का मुंह ढक लिया। क्लेन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि सिर्फ बच्चों ने देखा, वरना समस्या बड़ी होती। उसने अपने कमरे में लौटकर मोमबत्ती जलाई और पत्र खोला। वह पत्र मिस्टर एजिक का था। अंदर से निकला ब्लैक एपेरर कार्ड और कॉपर विसल। क्लेन ने चैन की सांस ली। उसे एजिक पर भरोसा था, लेकिन डर यह था कि कहीं स्पिरिट वर्ल्ड में कोई प्राणी मैसेंजर पर हमला न कर दे। लेटर में एजिक ने लिखा था, जब मैंने ब्लैक एपेरर कार्ड देखा, मुझे पुराने दृश्य याद आए। एक पहाड़ जितना ऊंचा ब्लड एपेरर, जिसकी आंखों में पागलपन और विनाश था, और उसके पीछे सिंहासन पर बैठा असली ब्लैक एपेरर, जो पूरी दुनिया को देख रहा था। एजिक ने बताया कि जब ब्लड एपेरर ने उनकी ओर देखा, वो तुरंत बेहोश हो गए। उन्हें यकीन है कि उन्होंने वॉर ऑफ द 4 एपेरर्स में हिस्सा लिया था, वही महान युद्ध जिसने पूरी इतिहास की दिशा बदल दी थी। और शायद उसी युद्ध के जख्मों की वजह से वह बार बार अपनी याददाश्त खो देते हैं। क्लेन के लिए यह बहुत बड़ा खुलासा था। इससे साफ था कि एजिक कोई साधारण बियोंडर नहीं, बल्कि बहुत पुराना और शक्तिशाली अस्तित्व है, शायद डेथ का पुत्र। एजिक ने चेतावनी दी थी, कॉपर विसल कभी मत बजाना, उसका मालिक एक बहुत अजीब और खतरनाक स्थिति में है। और ब्लैक एपेरर कार्ड को हमेशा सील करके रखना, क्योंकि उसकी ताकत दुश्मनों को अपनी ओर खींच सकती है। क्लेन ने लेटर पढ़ने के बाद उसे तुरंत जला दिया। सिर्फ राख बची। फिर उसने सीलिंग की टेक्निक का अभ्यास किया और कार्ड व विसल दोनों को अपने ग्रे फॉग की मिस्टिक स्पेस में रख दिया, जहां कोई ताकत उन्हें छू नहीं सकती थी। अगली सुबह सूरज की किरणें डेक पर फैल रही थीं। क्लेन ताजी हवा लेने निकला तो सामने कैप्टन एलैंड मिला, नशे में मगर मुस्कुराता हुआ। व्हाइट शार्क का झगड़ा खत्म हो गया, वह बोला। हमने बार काउंटर का खर्चा खुद दे दिया।
क्लेन बस मुस्कुराया, अच्छा किया, और वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद डोना और डेंटन आए। उनकी आंखों में अब भी कल रात की हल्की दहशत थी, लेकिन उत्सुकता भी झलक रही थी। डोना ने हिम्मत करके पूछा, अंकल वो कल रात वाला कौन था? क्लेन हल्की हंसी के साथ बोला, वो बस एक मैसेंजर था, तुम उसे पोस्टमैन समझ सकती हो। बाकी किसी ने क्यों नहीं देखा? डेंटन ने पूछा। क्लेन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारे दिल बहुत साफ हैं। दोनों बच्चे मुस्कुरा दिए। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जो देखा वो कुछ ऐसा था जिसे ज्यादातर लोग जिंदगी में एक बार भी नहीं देख पाते। उसी वक्त शिप के डेक पर एक नया यात्री आया। सिर पर विग, भौहें काली की हुई। वो था ब्लेजिंग डेनिस। उसने चारों ओर देखा और अचानक जम गया। सामने खड़ा था वही चेहरा, वही ठंडी मुस्कान, गेरमन स्पेरो। डेनिस के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिससे वह भाग रहा था वह उसी शिप पर मौजूद है। क्लेन ने बच्चों की ओर देखा, मुस्कुराया, और मेरा। फिर बिना कुछ कहे वह उसी दिशा में बढ़ा जहां डर और किस्मत दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। समंदर की हवा में नमकीन ठंडक घुली हुई थी। जहाज की लकड़ी पुरानी थी, हर लहर से टकराकर हल्की आवाज देती। चारों तरफ शांति थी, पर उस शांति के भीतर कुछ छिपा था, जैसे समंदर खुद किसी रहस्य को छिपाए बैठा हो। डेक पर खड़ा ब्लेजिंग डेनिड्स हर सांस में बेचैनी महसूस कर रहा था। उसका शरीर भारी था, पर दिल किसी डरे हुए बच्चे जैसा कांप रहा था। सामने वही आदमी खड़ा था, गहरमान स्पैरो, वही ठंडी मुस्कान, वही शांत आंखें, वही अनजाना दबाव जो किसी के भी भीतर डर भर दे। क्लेन ने बच्चों की तरफ हल्की मुस्कान दी और फिर एकदम साधारण चाल से डेनिड्स की ओर बढ़ा। लकड़ी के फर्श पर उसके जूतों की टकटक की आवाज हर कदम के साथ भारी होती गई। हवा जैसे थम गई थी। डेनिड्स ने हकलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर स्पैरो। क्लेन की आंखें उसकी हर हरकत पढ़ रही थीं, पसीने की चमक, कांपते हाथ और होठों की हलचल। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या संयोग है कि हम दोनों एक ही जहाज पर हैं? डेनिड्स ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बस सफर कर रहा हूं मिस्टर स्पेरो, कुछ दिन शांति चाहता हूं। क्लेन ने धीरे धीरे कहा, शांति या छिपना? डेनिड्स का चेहरा उतर गया। मैं बस एडमिरल ऑफ ब्लड से दूरी चाहता हूं। क्लेन ने नाम दोहराया, एडमिरल ऑफ ब्लड। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। दिलचस्प। वह थोड़ा आगे झुका। अगर वही तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो डूब जाओ या मेरे साथ एक सौदा करो। डेनिड्स चौंका। सौदा? क्लेन ने शांत भाव से कहा, मुझे एडमिरल ऑफ ब्लड के जहाजों की जानकारी दो, उनकी मूवमेंट्स, उनके इन्फॉर्मेंट्स, और मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका दूंगा। डेनिड्स कुछ पल चुप रहा। उसे समझ आ गया था कि यह सौदा सिर्फ जीवन और मृत्यु के बीच का है। आखिर उसने सिर झुका दिया। ठीक है, मैं बताऊंगा। क्लेन ने अपनी जेब से एक सिल्वर कॉइन निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। इसे संभाल कर रखना, जब भी जरूरत पड़े यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे गलत हाथों में मत देना। डेनिड्स ने सिर हिलाया और बस उतना ही कहा, ठीक है। क्लेन ने बस मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, बस सन्नाटा और आत्मविश्वास। रात को क्लेन अपने केबिन में बैठा था। मेज पर फैला समुद्री नक्शा मोमबत्ती की लौ में चमक रहा था। उसकी उंगलियां बंदरगाहों और राउट्स पर घूमती रहीं। वह खुद से बुदबुदाया, एडमिरल ऑफ ब्लड, देखते हैं इस बार किसका शिकार बनता है। मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूबा, पर उस अंधेरे में उसकी ठंडी मुस्कान साफ दिख रही थी। गेम हैज बिगन। सुबह हवा और भी ठंडी थी। जहाज पर सन्नाटा था। लोग एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा क्रू किसी अदृश्य दबाव में है। क्लेन डेक पर खड़ा आसमान और समुद्र के मिलने की रेखा को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी, तूफान से पहले की। थोड़ी दूर डोना और डेंटन थे। बच्चों के चेहरों पर उत्सुकता थी, पर उनके भीतर अब भी पिछली रात के अजीब अनुभवों की छाया थी। वे दोनों अब भी सोच रहे थे कि जो कुछ उन्होंने देखा वो सपना था या सच। क्लेन की निगाह सब पर थी। डेनिड्स के साथ हुआ सौदा, सिल्वर कॉइन और एडमिरल ऑफ ब्लड का नाम, सब अब एक ही जाल की डोरे बन चुके थे। दिन ढलते ढलते क्लेन के दिमाग में नई योजना आकार लेने लगी। उसे पता था कि डेनिड्स का डर असली है, लेकिन डर ही उसे बोलने पर मजबूर करेगा। समुद्र के ऊपर उठती ठंडी हवा में एक अनकहा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। जब रात आई, समुद्र पर घना फॉग उतर आया। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर ने खुद अपने रहस्यों को फिर से ढक लिया हो। कुछ लोगों ने कहा, जब भी ये फॉग आता है पुराने आत्माएं जाग जाती हैं।
पुराने मरे हुए नाविकों के सिर हवा में तैरते हैं और जो भी उन्हें देख लेता है उसकी आत्मा पर दाग लग जाता है। बंसी हार्बर अब करीब था। जहाज की बत्तियां धुंध में गायब होती जा रही थीं। क्लेन ने ऊपर देखा, लाल चांद की धुंधली रोशनी उस फॉग में से झांक रही थी। हार्बर पहुंचने पर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। वहां का नियम था, फॉग के समय कोई बाहर नहीं निकलता। कहा जाता था कि उस वक्त स्पिरिट वर्ल्ड की परत असली दुनिया को छू लेती है। क्लेन के साथ डेनेड्स और कुछ यात्री एक छोटे रेस्टोरेंट ग्रीन लेमन इन में रुके। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर लगी मोमबत्तियां आधीजली सी टिमटिमा रही थीं। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे पुराने खून और नमक का मिश्रण। डोना की नजर सामने की मेज पर गई जहां कुछ लोग एक अजीब सा लाल मीट खा रहे थे। वो मीट काला लाल था, मानो किसी जानवर का दिल हो। उसने असहज होकर अपनी प्लेट दूर कर दी। आई कांट ईट दिस, उसने बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद कमरे की बत्तियां और मंद हो गईं। तभी बाहर से हल्की चीख सुनाई दी। लोग डरकर खिड़कियों की ओर भागे। घने फॉग के बीच कुछ तैरता दिखा, एक सिर सूखा हुआ, आंखें खाली और गर्दन से खून टपकता हुआ। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक सफेद चमक गिरी और वो सिर राख बनकर गायब हो गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने प्रार्थना शुरू कर दी। ग्रीन लेमन इन के ऊपरी माले से कुछ साए नीचे झांक रहे थे। क्लेन उसी पल दरवाजे से अंदर आया, टॉप हैट, काला कोट और हाथ में लैंटर्न। उसका चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने डेनेड्स को लैंटर्न थमाई और बोला, चलो टेलीग्राफ ऑफिस चलना होगा। बाहर हवा और घनी हो गई थी। बंसी हार्बर की गलियां सूनी थीं। मोमबत्तियां हवा से बुझ चुकी थीं। दूर दूर तक सिर्फ फॉग और समुद्र की हल्की गंध। क्लेन चलते चलते अचानक रुक गया। उसे अपनी गर्दन के पीछे ठंडक का एहसास हुआ। उसकी स्पिरिट परसेप्शन सक्रिय हो गई थी। वह जानता था कि कुछ बहुत पास है। उसने अपना केन कसकर पकड़ा और सामने देखा, हवा में एक और सिर तैर रहा था। वही खोखली आंखें, वही सड़ीगली त्वचा। डेनेड्स ने घबराकर रिवॉल्वर निकाली और फायर किया, पर गोली जैसे हवा में गुम हो गई। सिर हिलता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी आसमान से फिर वही सफेद रोशनी उतरी और वो सिर चीखते हुए गायब हो गया। डेनेड्स ने कांपते हुए कहा, यह क्या था? यह कैसे संभव है? क्लेन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, यह कोई इल्यूजन नहीं। ये उस हार्बर के पुराने रिचुअल्स के अवशेष हैं। किसी डोरमेंट खतरे के संकेत। डेनेड्स उसे देखता रहा, अब डर से ज्यादा आश्चर्य में। उसे समझ आ गया कि यह आदमी सिर्फ एक साधारण एडवेंचरर नहीं है। वह किसी उच्च सीक्वेंस का बियॉन्ड है, जिसकी शक्ति सामान्य इंसानों की समझ से परे है। ग्रीन लेमन इन के अंदर डोना और उसका परिवार अब भी डरे हुए थे। ओनर मिस्टर फॉक्स ने कहा, जब फॉग आता है बाहर रहना पागलपन है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक और सिर गिरा और फिर सफेद रोशनी में जल गया। अब किसी को शक नहीं रहा कि कुछ अलौकिक हो रहा है। डोना ने अपने पिता से कहा, मैंने एक हेडलेस मैन देखा था। वही होगा। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर बॉडीगार्ड क्लीव्स समझ गया कि बात गंभीर है। उसने कहा, हमें वापस जहाज पर लौटना चाहिए। कम से कम वहां हथियार हैं। सभी जल्दी जल्दी बाहर निकले। सड़कें खाली थीं, दरवाजे बंद। फॉग इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ दिखता ही नहीं था। चलते चलते एक और सिर उनके पैरों के पास गिरा, लेकिन फिर वही सफेद रोशनी गिरी और वो राख बन गया। और तभी धुंध से एक परछाई उभरी, लंबी टोपी, डबल ब्रेस्टेड कोट और ठंडा चेहरा। गेहरमान स्पैरो। डोना और डेंटन दोनों ने चीखकर पीछे कदम बढ़ाए, पर जब उन्होंने चेहरा पहचाना तो राहत की सांस ली। वो अब भी उतना ही डरावना लग रहा था, पर अब वे जानते थे कि अगर कोई इस डर का सामना कर सकता है तो वो वही है। क्लेन धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, सब लोग शिप पर लौटो। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। उसके स्वर में कोई घबराहट नहीं थी, बस आदेश। लोग मान गए। बंसी हार्बर की रात अब और अंधेरी हो गई थी। लोग कहते हैं कि जब फॉग उठता है, स्पिरिट वर्ल्ड और असली दुनिया की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। पुराने रिचुअल्स की गूंजें हवा में भर जाती हैं। और उस रात वही हुआ। क्लेन ने अपने कमरे में लौटकर डिवाइनेशन की। उसके पेंडुलम ने तेजी से गोल चक्कर काटना शुरू किया। इसका मतलब था कि खतरा अब सिर्फ बाहर नहीं, हार्बर के भीतर भी छिपा है। जो सिर तैर रहे थे वो किसी प्राचीन ताकत की चेतावनी थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह सब सरफेस के ऊपर है। असली खतरा नीचे सोया हुआ है। डेनेड्स अब पूरी तरह क्लेन के नियंत्रण में था। उसे समझ आ गया था कि स्पैरो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिट वर्ल्ड के नियमों को समझता है। क्लेन ने कहा, अब हम रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में रहो, वह ज्यादा सुरक्षित है। डेनेड्स ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा। हार्बर की गलियां अब पूरी तरह सूनी थीं। हवा में सिर्फ समुद्र की आवाज थी।
क्लेन लैंटर्न लेकर आगे चल रहा था। उसके साथ डोन्ना, डेंटन और डेनेट्स थे। अचानक फिर एक सिर उनके सामने उभरा। इस बार डेनेट्स ने खुद को संभाला, अपनी आग वाली गोली चलाई और वो सिर अंदर से फट गया। क्लेन ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना जारी रखा। अब हर कदम एक युद्ध की तैयारी जैसा था। टेलीग्राफ ऑफिस के सामने पहुंचकर क्लेन रुका। हमें यहां से जानकारी भेजनी है। देखना है कि कौन जवाब देता है और कौन नहीं। उसे पता था कि इन संदेशों के जवाबों से ही वह समझ सकेगा कि एडमिरल ऑफ ब्लड के नेटवर्क में कौन छिपा है। बंसी हार्बर अब पूरी तरह डर से भरा हुआ था। फॉग, उड़ते सिर, मरे हुए पादरी और गायब लोग। क्लेन ने फिर डिवाइनेशन की और इस बार परिणाम और भी भयानक था। खतरा बहुत निकट था, गहराई में छिपा हुआ। वह जानता था कि अब खेल लंबा चलने वाला है। वह एक लाइटहाउस की तरह बन गया था, शांत, सटीक और घातक। जो भी उसे देखता, दो भाव महसूस करता, डर और सुरक्षा। गहरमान स्पैरो का सफर अब बंसी हार्बर के रहस्यों में उतर चुका था। फॉग की परतें और गहरी होंगी, स्पिरिट वर्ल्ड के निशान और साफ। और जब कोई उन परतों के नीचे जाएगा, तब सच्चाई सामने आएगी कि इस समुद्र के नीचे आखिर क्या सोया हुआ है।